Hello students, today we shall start our discussion on chapter 10 Gravitation for class 9. Dear students, already in the chapter Motion and in the chapter Force and Laws of Motion, दो चैप्टर्स की हमने ऑलरेडी बात की है. चैप्टर 8 में हमने मोशन के बारे में जाना था और चैप्टर 9 में हमने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में जाना था. चैप्टर 8 में जो हमने मोशन डिस्कस की थी कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो है डिफरेंट टाइप की मोशन परफॉर्म करते हैं. हमने वन डायमेंशनल मोशन के बारे में बात की. मोशन वाला जो चैप्टर था, यदि हम शॉर्ट में थोड़ा सा रिवाइज कर लें तो मोशन वाले चैप्टर में हमने बात की थी कि मोशन जो है वन डायमेंशनल होती है, मोशन टू डायमेंशनल होती है, मोशन थ्री डायमेंशनल होती है. वन डायमेंशनल मोशन को आप स्ट्रेट लाइन मोशन कहते हैं, टू डायमेंशनल मोशन को आप मोशन इन ए प्लेन कहते हैं, थ्री डायमेंशनल मोशन को आप मोशन इन ए स्पेस कहते हैं. इसके अलावा यहाँ पर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज की इस चैप्टर में हमने बात की थी. डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक्सिलरेशन क्या होता है, ये भी हमने यहाँ पर बात की थी. ठीक है. और जो दूसरा चैप्टर था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, इसमें हमने ये बात की कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया जाता है तो उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज आता है. ना केवल ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है बल्कि ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो भी चेंज हो जाता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज हो जाता है. ये क्या लगाने से? फोर्स लगाने से. जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है या ये कोई व्हीकल है, जब इस पर आप फोर्स लगाओगे तो इसके किस किस में चेंज आ जाएगा? स्पीड में चेंज आ सकता है, स्पीड में चेंज आ जाएगा. इसके अलावा और क्या चेंज हो सकता है? इसका, इस ऑब्जेक्ट का, इस व्हीकल का डायरेक्शन चेंज हो सकता है फोर्स चेंज करने से. और ये पोजीशन को बदल सकता है. किसको बदल सकता है? पोजीशन ऑफ व्हीकल को बदलता है. जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो पोजीशन बदल जाता है, स्पीड बदल जाता है, डायरेक्शन बदल जाता है, शेप और साइज भी आप बदल सकते हैं. जब बैलेंस्ड फोर्स लगाओगे तो शेप और साइज बदल जाएगा. इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जब हम फोर्स लगाएंगे, न्यूटन्स जो सेकंड लॉ है, एज पर न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सर आइजैक न्यूटन ने जो अपने लॉज ऑफ मोशन दिए थे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, उसमें हमने क्या बात की थी? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में फर्स्ट लॉ जो उन्होंने दिया था वो था लॉ ऑफ इनर्शिया. वो लॉ ऑफ इनर्शिया था. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जाना जाता है. यानी कोई भी ऑब्जेक्ट खुद से अपनी पोजीशन नहीं बदलेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स न लगाया जाए. दूसरा लॉ ऑफ मोमेंटम हमने बात की थी. लॉ ऑफ मोमेंटम कहता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो उसके मोमेंटम में चेंज आ जाता है और हम लिखते हैं कि अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम. ये पी मोमेंटम है, या जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो मास इनटू एक्सिलरेशन. यानी जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएंगे, जब किसी ऑब्जेक्ट पर, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर इसका मास मान लीजिए m है, इस ऑब्जेक्ट पर आपने फोर्स F लगाया तो इस ऑब्जेक्ट की स्पीड में चेंज आएगा और उस वजह से इस ऑब्जेक्ट के पास क्या आ जाएगा? एक्सिलरेशन आ जाएगा. इसकी मोशन कैसी हो जाएगी? एक्सिलरेटेड मोशन हो जाएगी. एक्सिलरेशन इसके पास आ जाएगा. थर्ड जो लॉ ऑफ मोशन है वो क्या है? लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन. इसमें हमने क्या बात की थी कि जितना एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है उतना ही फोर्स दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएगा. लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन में जैसे ये बॉल है, ये बॉल जिसका मास m1 है और ये दूसरी बॉल है m2, ठीक है. जब ये बॉल एक दूसरे की तरफ इस तरीके से मूव करेंगी तो पहली बॉल दूसरे पर फोर्स लगाएगी कितना? F12. जब ये कॉलिजन करेंगी, टक्कर करेंगे, और दूसरी बॉल पहले बॉल पर फोर्स लगाएगी F21, और इस तरीके से ये फोर्स होंगे कि F21 और F12 और F21 का मैग्नीट्यूड तो बराबर होगा लेकिन जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगी, नेगेटिव. यानी ये एक्शन है तो ये रिएक्शन हो गया, लेकिन इनका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड जो है बराबर होगा. F12 इज इक्वल टू F21, ये मैग्नीट्यूड हो गया.
और ये नेगेटिव साइन डायरेक्शन को बताता है। इसका मतलब इस पूरे डिस्कशन से हमें ये समझ में आता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो उसके मोमेंटम में चेंज आता है, यानी उसके स्पीड में चेंज आता है, और उसकी वजह से उसके ऑब्जेक्ट को क्या मिलता है, एक्सिलरेशन मिलता है, ऑब्जेक्ट को एक्सिलरेशन मिलता है। इसके अलावा हमने जो मोशन वाला चैप्टर था उसमें हमने काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात की थी। इक्वेशंस ऑफ मोशन में हमने क्या जाना, इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन में हमने 3 इक्वेशंस की बात की थी। नंबर 1 था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पर v जो है फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सिलरेशन है और t टाइम है। दूसरी जो इक्वेशन है वो है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, ये था। और तीसरी जो इक्वेशन है वो क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। लेकिन ये कब एप्लीकेबल होंगी, जब एक्सिलरेशन कांस्टेंट होता है। जब कांस्टेंट एक्सिलरेशन की बात करते हैं तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन हम फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने इन 2 चैप्टर्स में की थी। कौन से चैप्टर में, एक तो मोशन वाले चैप्टर में और एक फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर में। इसमें हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की भी बात की थी। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को के बारे में मैंने बताया था आपको कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हमने पढ़ा, जब किसी गन से आप बुलेट फायर करते हो, जब किसी गन से बुलेट फायर करते हो तो जिस स्पीड से बुलेट आगे बढ़ता है तो जो गन है वो पीछे की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करती है, जिसे आप रिकॉइल स्पीड कहते हैं गन की, ठीक है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, मोमेंटम बिफोर कॉलिजन किसके बराबर होता है, मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन के बराबर होता है। ये कौन कहता है, ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन के बराबर होता है। ये सारी बातें बच्चों हमने की थी, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा देखिए, मैं ये पूरा बताने का मकसद ये था बेटा, आपको ये सारी बातें बताने का मकसद ये था कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड में चेंज आता है, उसकी डायरेक्शन में चेंज आ जाता है, यानी उस ऑब्जेक्ट को क्या मिल जाता है, उसको क्या मिल जाता है, फोर्स अप्लाई करने से एक्सिलरेशन मिल जाता है। क्या मिल जाता है, एक्सिलरेशन मिल जाता है। इसके अलावा और भी आपने कुछ अपने डेली लाइफ में एक्टिविटीज ऑब्जर्व की होंगी। देखिए क्या एक्टिविटीज आपने ऑब्जर्व की हैं। एक एक्टिविटी आपने ऑब्जर्व की होगी कि जब हम किसी बॉल को, एक्टिविटी बहुत बार आपने की होगी, बॉल को आपने नीचे से ऊपर थ्रो किया होगा और फिर ऊपर से जब नीचे आ जाती है, मान लीजिए आप किसी मकान की छत पर हैं और छत पर सावधानी बरतते हुए एक बॉल को आप नीचे गिराते हैं, तो मान लीजिए ये एक कोई बिल्डिंग है, ठीक है। इस बिल्डिंग पर ये यहाँ आप खड़े हुए हैं, सावधानी से खड़े होना है। इस बिल्डिंग की छत से जब इस बॉल को नीचे गिराएंगे तो ये बॉल हमेशा कहाँ आएगी, जमीन की तरफ आएगी, अर्थ की तरफ आएगी, ठीक है। सो वी ऑब्जर्व दैट एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम ए सर्टेन हाइट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को किसी पर्टिकुलर हाइट से, मान लीजिए h हाइट की बिल्डिंग है, इस h हाइट की बिल्डिंग से जब भी किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाता है, देन इट विल फॉल टुवर्ड्स द अर्थ। तो ये किस तरफ गिरेगी, अर्थ की तरफ गिरेगी, ठीक है। वैसे ही ये तो एक एक्टिविटी हो गई। दूसरी एक्टिविटी में आप क्या करें, यदि नीचे अर्थ सरफेस पर आप खड़े हुए हैं, ये अर्थ सरफेस है, ग्राउंड है, अब यहाँ पर खड़े होकर के आप एक बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो कीजिए। इस बॉल को ऊपर थ्रो करोगे तो ये बॉल ऊपर जाएगी और बॉल ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आएगी। यानी जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम अर्थ सरफेस से ऊपर फेंकते हैं तो वो ऊपर जाती है और वापस नीचे आ जाती है। जब ये मैक्सिमम हाइट के पॉइंट पर होती है बॉल, आप जानते हैं इस समय ये कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ समय के लिए ये रेस्ट में आएगी, इसलिए मैक्सिमम हाइट के पॉइंट पर इसका स्पीड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं एज बॉल मूव्स अपवर्ड, जैसे जैसे बॉल अपवर्ड मोशन में होती है, तो जब बॉल अपवर्ड मोशन में होती है तो उस केस में, जब बॉल अपवर्ड मोशन परफॉर्म करती है तो इस केस में जब बॉल अपवर्ड यानी ग्राउंड से आपने ऊपर की तरफ फेंका तो स्पीड जो होगी बॉल की वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती है। स्पीड डिक्रीजेज कंटिन्यूअसली, तो जो बॉल की स्पीड है वो क्या होगी, कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती है। ये बात आपने ऑब्जर्व की होगी।
इसलिए तो मैक्सिमम हाइट के पॉइंट पर जाकर के इसकी स्पीड 0 हो गई। लेकिन जैसे ही मैक्सिमम हाइट के पॉइंट पर जाने के बाद जब बॉल डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की तरफ आएगी, डाउनवर्ड मोशन करेगी, जब बॉल एक हाइट तक जाने के बाद कहाँ जाएगी, वापस नीचे आएगी, अर्थ की तरफ आएगी। तो जब बॉल डाउनवर्ड मोशन में होती है यानी अर्थ की तरफ जब गिरती है तो जो बॉल की स्पीड है वो क्या होती है, स्पीड ऑफ द बॉल विल इंक्रीज कंटिन्यूअसली, स्पीड इंक्रीज होती है, स्पीड इंक्रीजेज कंटिन्यूअसली। तो जब बॉल ऊपर से नीचे आती है तो स्पीड कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती है, और जैसे ही ये बॉल अर्थ सरफेस से टकराएगी तो मैक्सिमम स्पीड के साथ टकराएगी। भाई ये बॉल जब अर्थ सरफेस से टकराती है बेटा, ये अर्थ सरफेस है, इस जगह जब टकराएगी ये अर्थ सरफेस से तो यहाँ पर बॉल की स्पीड मैक्सिमम होगी, ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम स्पीड के साथ ये टकराएगी। और एक बात यहाँ पर आप ध्यान रखने वाली बात है, ये दोनों एक्टिविटी आपने अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व की होंगी बेटा। आपने जब भी किसी ऑब्जेक्ट को एक हाइट से गिराया होगा, हाइट से रिलीज किया होगा, तो वो हमेशा आपने देखा होगा कि किस तरफ मूव करता है, अर्थ सरफेस की तरफ मूव करता है, ग्राउंड की तरफ मूव करता है। वैसे ही आपने ये एक्टिविटी भी बहुत बार अपने बचपन में की होगी, ठीक है। जब भी आप किसी बॉल को कपड़े की बॉल को ऊपर फेंकिए, कई बार शर्त लग जाती है कि हाँ कौन बॉल को ऊपर पहुंचाएगा। तो इस तरीके की एक्टिविटीज आपने डेली लाइफ में किए हैं और ये सारी चीजें आपने ऑब्जर्व की हैं। कंक्लूजन ये है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को एक हाइट से रिलीज करते हैं तो वो ग्राउंड की तरफ आती है, और वैसे ही जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड सरफेस से एक हाइट पर थ्रो करते हैं तो एक मैक्सिमम हाइट तक जाने के बाद वो वापस ग्राउंड की तरफ आती है। इसका ऐसे ही आपने और एक्टिविटीज आपने ऑब्जर्व की होंगी, और एग्जांपल ले लेते हैं फिर हम हमारे टॉपिक पर आ जाएंगे। देखिए और क्या एक्टिविटीज आपने ऑब्जर्व की होंगी। आप देखते होंगे, आपने पढ़ा होगा, आपने बहुत बार लोअर क्लासेज में ये बात भी पढ़ी होगी, थर्ड एक्टिविटी की मैं बात कर रहा हूँ, कि जो सन है, सन के चारों तरफ उसके प्लैनेट्स अपने अपने रास्ते पर चक्कर लगाते रहते हैं। ये सन है, सन के सबसे पास कौन है, मरकरी है, फिर कौन है, वीनस है, फिर कौन है, अर्थ है, फिर कौन है, मरकरी वेनस अर्थ, फिर कौन है, मार्स, फिर कौन है, जुपिटर है, फिर सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून, प्लूटो। प्लूटो तो ड्वार्फ प्लैनेट होता है, आप जानते हो प्लूटो कैसा होता है, ड्वार्फ प्लैनेट होता है। और यहाँ कौन सी बेल्ट होती है, एस्टेरॉयड बेल्ट होती है। कौन सी बेल्ट होती है, एस्टेरॉयड बेल्ट होती है। ये नेपच्यून और उसके बाद में प्लूटो। प्लूटो ड्वार्फ प्लैनेट है, ये प्लूटो जो है ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। और ये क्या होती है, एस्टेरॉयड बेल्ट होती है। अब ये जितने भी प्लैनेट्स हैं, देखिए सन तो एक स्टार हो गया, सन क्या हुआ बेटा, स्टार हुआ, क्योंकि सन की अपनी लाइट होती है, जिसके पास अपनी लाइट होती है, हीट होती है, उसे हम क्या कहते हैं, स्टार कहते हैं। ये बात आप अच्छे से जानते होंगे। स्टार किसे कहते हैं भाई, जिसके पास अपनी हीट और लाइट होती है, ऑन हीट एंड लाइट, जिसके पास खुद की हीट और लाइट होती है उसे हम स्टार कहते हैं। और प्लैनेट कौन होते हैं, प्लैनेट जिसके पास खुद की लाइट नहीं होती, प्लैनेट डज नॉट हैव क्या नहीं होता है इनके पास खुद का, ऑन लाइट, डज नॉट हैव ऑन लाइट। यानी फिर ये चमकते कैसे हैं, क्योंकि इनके ऊपर दूसरे का, जैसे सन की लाइट इनके ऊपर जा रही है तो इस वजह से ये चमकते हैं। आप जानते हैं वीनस जो है इवनिंग स्टार भी कहलाता है, राइजिंग स्टार भी कहलाता है, ठीक है। तो ये स्टार और प्लैनेट में आप अंतर समझ गए होंगे। सन इज ए स्टार एंड मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, ये सब क्या है, ये प्लैनेट हैं, क्योंकि इनके पास अपनी इनकी कुछ खुद की लाइट नहीं है। अब देखिए अर्थ का भी अपना एक जो है, अर्थ के चारों तरफ भी एक कोई घूम रहा है, आप जानते होंगे। अर्थ के चारों तरफ कौन घूमता है, चंदा मामा घूम रहे होते हैं, ठीक है, कंटिन्यूअसली घूम रहे हैं चंदा मामा, ठीक है, अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के चारों तरफ चक्कर लगाएगा तो उसे हम सैटेलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए घर में कोई मेहमान आ जाता है तो घर के और सदस्य जो होते हैं, ठीक है, वो जो है सब इकट्ठे हो जाते हैं। तो जो घर का मेहमान है वो तो स्टार हो गया, और घर के जो बाकी सदस्य हैं वो क्या हो गए, सैटेलाइट। वो उसके चारों तरफ घूमेंगे, उनकी इच्छाएं पूछेंगे, हाँ जी कैसे हैं, पहले हालचाल पूछेंगे, फिर क्या खाओगे क्या पियोगे, ठीक है, इस तरीके से बातें करते हैं। जैसे जिस कॉलोनी में आप रहते हो, अचानक वहां पर कोई मान लीजिए कि आ जाए, कोई स्टार आ जाए बड़ा,
ठीक है, स्टार का मतलब जैसे कि कोई फिल्मी स्टार आ जाए या कोई पॉलिटिकल लीडर आ जाए, तो लोग क्या करते हैं, इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं, अरे भाई वो आया है, वो आया है। तो जो पर्सनैलिटी आई है वो तो हो गया स्टार, और उसके चारों तरफ जो घूमने वाले हैं वो कौन हो गए, प्लानेट हो गए। ठीक है, तो ये मून जो है इस अर्थ का क्या हो गया बेटा, प्लानेट हो गया। लेकिन ये कैसा, वो सॉरी सैटेलाइट हो गया। ये कैसा सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट है नेचुरल सैटेलाइट। मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। अब देखिए सन के चारों तरफ ये मरकरी भी घूम रहा है अपने रास्ते में, ठीक है, ये वेनस भी घूम रहा है अपने रास्ते में इस तरीके से, ये अर्थ भी घूम रही है सन के चारों तरफ, ठीक है। इस तरीके से सब अपने अपने पाथ पर घूम रहे हैं, ठीक है, सब अपने अपने पाथ पर घूम रहे हैं। सन और उसके सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, जितने भी प्लानेट हैं सब सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। तो आपने कभी सोचा होगा कि ये अपने अपने रास्ते पर चक्कर लगा रहे हैं कि एक दूसरे से टकराते क्यों नहीं है, क्यों ये जो वेनस है मरकरी के पाथ में नहीं आ जाता, क्यों ये मरकरी सीधा नहीं चला जाता, इसी रास्ते पर क्यों घूमता रहता है। ये जो पाथ है ना बेटा, जिस पर ये प्लैनेट्स घूमते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं बेटा, ऑर्बिट कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जिस पाथ पर, पाथ ऑन विच ए प्लैनेट इज मूविंग, राइट, पाथ ऑन विच ए प्लैनेट इज ऑर्बिटिंग। हम यदि साइंस की लैंग्वेज में कहें तो इसको ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्बिट। और इस जब घूमता है तो इसे हम क्या कहते हैं कि दिस प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड सन इन इट्स ऑन ऑर्बिट। ये अपनी अपनी ऑर्बिट में सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, रिवोल्यूशन में हैं, चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। और सबका सन के चारों तरफ एक पूरा चक्कर लगाने का जो समय है सबका अलग अलग है, ठीक है। और अपने एक्सिस पर घूमने का भी सबका अपना अपना समय अलग 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 है। जैसे कि वीनस पर आप जानते हो दिन बड़ा होता है किसके तुलना में, दिन बड़ा होता है किसकी तुलना में, दिन ज्यादा होता है किसकी तुलना में, साल की तुलना में, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये क्या कह दिया आपने, हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही होता है, ठीक है। जैसे कि अर्थ पर दिन जो है 24 घंटे का होता है, साल कितने का होता है, 365 डेज का होता है, ठीक है। तो ये सब जो अरेंजमेंट है ना बेटा, जिसमें सन के चारों तरफ उसके प्लैनेट अपने अपने ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं, ये जो अरेंजमेंट है, जो अपने अपने रास्ते पे ही चक्कर लगा रहे हैं, एक दूसरे के ऑर्बिट में ये क्यों नहीं जा रहे हैं, तो इसका मतलब इनके बीच में कोई ऐसा फोर्स है जो इनको अपने अपने रास्ते पर चक्कर लगाने के लिए मजबूर कर रहा है। और वो फोर्स कौन सा है, किसने डिस्कवर किया, सर आइजैक न्यूटन ने। क्या नाम दिया, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। क्या नाम दिया उसको, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन नाम दिया। तो मैंने जो ये एग्जाम्पल्स आपको बताए हैं, जैसे कि एक बॉल को जब आप हाइट से रिलीज करते हो तो अर्थ की तरफ बॉल आ रही है, इसके बारे में भी आइजैक न्यूटन ने कहा कि ये बॉल जो है, अर्थ जो है इस बॉल को अपनी तरफ खींच रही है, अट्रैक्ट कर रही है। जब आप बॉल को ऊपर थ्रो किए और वापस नीचे आ गई, तो यहाँ भी ये बॉल को क्या किया, अर्थ ने अट्रैक्ट किया, इसलिए नीचे आ गई। यानी अर्थ प्रत्येक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवल अर्थ ही अट्रैक्ट कर रही है, ये बॉल भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन अर्थ बॉल की तरफ नहीं जा पाती है, बॉल अर्थ की तरफ आ जाती है। बेटा यहाँ कारण होता है कि अर्थ का मास तो ज्यादा होता है और बॉल का मास कम है, तो जो ज्यादा मास का है वो खींच लेगा ना, वो अट्रैक्ट कर लेगा कम मास वाले को, कमजोर प्राणी को वो अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। अर्थ का मास तो बहुत ज्यादा होता है और इस बॉल का मास तो काफी कम है, नेग्लिजिबल है। तो और इसी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के कारण तो हम अर्थ पर टिके हुए हैं। यदि अर्थ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन नहीं होता बेटा, तो हम अर्थ को टच ही नहीं कर पाते। जैसे कि मून सरफेस पर आपने कभी एस्ट्रोनॉट्स को उतरते हुए देखा होगा, जब वैज्ञानिक जाते हैं मून सरफेस पर, तो आपने कई बार नासा की साइट पर जाकर के या इसरो की साइट पर जाकर के या यूट्यूब पर आपने जो है वीडियोस देखे होंगे, वो उस पर जंप करते रहते हैं, यानी वो उसकी सरफेस को टच नहीं कर पाते हैं। और टच करते भी हैं तो कब टच कर पाते हैं, जब वो अपने बैक में जो है हैवी लगेज टांग लेते हैं, अपना मास बढ़ा लेते हैं, वजन बढ़ा लेते हैं। क्योंकि मून सरफेस पर जो ग्रेविटी है वो कम है अर्थ के कंपैरिजन में। अर्थ पर जो ग्रेविटी है बेटा, अभी हम आगे बात करेंगे, अर्थ पर नॉर्मली ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बेसिकली एक्जिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है। और ये एक्जिलरेशन क्यों है ये भी बात हम आगे करेंगे। अर्थ पर इतना वैल्यू होता है, लेकिन यदि मून सरफेस की बात करें, मून सरफेस पर जो ग्रेविटी होता है, वो अर्थ पर जो ग्रेविटी होता है ना बेटा, अर्थ पर जो एक्जिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका 1/6 होता है, तो मून सरफेस पर कम होता है। इसलिए यदि मून सरफेस को टच करना है तो पहले अपना क्या बढ़ाना पड़ेगा, वजन बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि वजन क्या होता है, वेट। वेट किसे कहते हैं, मास इनटू एक्जिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
मास इंटू एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है उसे ही हम वेट कहते हैं। पूरा हम डिस्कशन आगे करेंगे। तो ये मैंने आपको बैकग्राउंड बताया कि किस तरीके से सर आइजैक न्यूटन के दिमाग में ये आया कि ऐसा क्यों हो रहा है, और उन्होंने अपना रिसर्च किया। आप जानते हैं सर आइजैक न्यूटन जो है एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे, एप्पल ट्री के नीचे, ठीक है। अचानक जो है एप्पल, ये मान लीजिए एप्पल ट्री था, मान लेते हैं, ये फोर्थ एक्टिविटी के रूप में ले लेते हैं। ये पेड़ था, किसका पेड़ था, ये एप्पल ट्री था मान लीजिए, और इस एप्पल ट्री के नीचे ये न्यूटन महोदय जो है आराम कर रहे थे, सर आइजैक न्यूटन, ठीक है। अचानक यहाँ इसमें क्या लगे हुए थे, एप्पल्स लगे हुए थे मान लीजिए, ठीक है। कंसीडर कर लीजिए कि ये एप्पल ट्री है बेटा, ठीक है। ऐसे मत सोचना कि सर ने एप्पल ट्री कहाँ बनाया है। तो ये अचानक एक एप्पल ट्री आकर के नीचे गिरा, तो ये एप्पल कहाँ आया, नीचे ही आया। तो सर आइजैक न्यूटन ने सोचा कि ये एप्पल जो है नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं चला गया। तो फाइनली उन्होंने फिर अपना रिसर्च वर्क स्टार्ट किया, और फाइनली उन्होंने ये बताया कि जो अर्थ है प्रत्येक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ईच एंड एवरी मैसिव ऑब्जेक्ट, अब मैंने यहाँ पर एक टर्म यूज की, मैसिव ऑब्जेक्ट। मैसिव ऑब्जेक्ट क्या होते हैं पहले तो ये जान लें। मैसिव ऑब्जेक्ट्स, मैसिव ऑब्जेक्ट का मतलब होता है ऑब्जेक्ट विच इज हैविंग सम मास, ऑब्जेक्ट विच इज हैविंग सम मास, विच इज हैविंग सम मास। एक ऑब्जेक्ट जिसका कुछ अपना मास होता है उसे हम मैसिव ऑब्जेक्ट कहते हैं। विच इज हैविंग सम, एस है बेटा, ये एस है, ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्ट विच इज हैविंग सम मास इज नोन एज मैसिव ऑब्जेक्ट। क्या कहलाता है, मैसिव ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। या ऑब्जेक्ट्स लिख रहे हो तो ऑब्जेक्ट्स विच इज हैविंग, या विच आर हैविंग सम मासेज नोन एज मैसिव ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। जिसका अपना कुछ मास होता है उसे हम मैसिव ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो सर आइजैक न्यूटन जब इस एप्पल ट्री के नीचे बैठे हुए थे, एप्पल ट्री के नीचे, तो अचानक एक एप्पल जो है टूट करके नीचे आया, और फिर जो है न्यूटन महोदय ने, सर आइजैक न्यूटन ने अपना दिमाग लगाना शुरू किया कि आखिर में ये जो एप्पल है वो नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं चला गया। तो ये सारी बातें हैं जब न्यूटन, जिन बातों ने न्यूटन को जो है मजबूर किया इस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को फाइंड आउट करने में। मजबूर ही नहीं बेटा, उनकी क्यूरियोसिटी भी थी, उनको जानना भी था, ठीक है। आज का व्यक्ति तो ज्यादातर क्या करेगा, एप्पल आया नीचे, अच्छा चलो एप्पल आ गया खा लो, है ना। आज की थिंकिंग तो ऐसी कुछ हो गई है। लेकिन आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं, जब कोई फिनोमिना होता है तो लॉजिकली सोचते हैं कि आखिर में ऐसा क्यों हुआ, आखिर में ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने सारा बैकग्राउंड बताया कि किस तरीके से ग्रेविटेशन की बात जो है न्यूटन के दिमाग में आई। देखिए, जब भी मून जो है अर्थ के चारों तरफ, मून क्या हो रहा है, मून ये जो मून है, चंदा मामा है बेटा, ये जो मून है अर्थ के चारों तरफ घूम रहे हैं, ठीक है। अर्थ के सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ के। और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका जाता है, थ्रो किया जाता है, तो वो एक निश्चित हाइट पर जाकर के फिर वापस आने लगता है, ठीक है। तो फिर मैंने आपको बताया कि न्यूटन जो है एप्पल ट्री के नीचे बैठे थे, एप्पल जो है अचानक आके गिरा, तो उन्होंने न्यूटन को सोचने के लिए मजबूर किया। न्यूटन ने सोचना शुरू किया कि एप्पल नीचे ही क्यों आया, ठीक है। जो भाई अर्थ है, अर्थ मून को क्यों अट्रैक्ट नहीं कर लेता, ऐसी सारी बातें दिमाग में आई कि अर्थ मून को अपनी तरफ क्यों नहीं खींच लेता। जब ये एप्पल अर्थ की तरफ आ रहा है तो मून को भी अर्थ के पास आ जाना चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चंस उनके दिमाग में आए, और फाइनली उन्होंने सर्च किया और फाइंड आउट किया, क्या फोर्स, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उन्होंने दिया। क्या दिया बेटा, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया। अब देखिए, अब थोड़ा सा हम पहले लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पर जाने से पहले एक एक्टिविटी को समझेंगे। उससे हमें ये पता चलेगा कि कैसे मून जो है मोशन कर रहा है, किसके चारों तरफ, अर्थ के चारों तरफ, या सन के चारों तरफ उसके प्लैनेट्स कैसे चक्कर लगा रहे हैं। इस एक्टिविटी से आपको समझ में आएगा। देखिए, आपने ये एक्टिविटी अपने बचपन में बहुत बार की होगी। आपने एक रस्सी ली होगी और रस्सी से एक कपड़े की बॉल इस तरीके से टाई की होगी, बांधी होगी, और फिर हाथ से इसको घुमाया होगा, ठीक है। ये हाथ से जब आप घुमाओगे तो ये जो बॉल है बेटा,
ये बॉल किस पाथ में मूव करती है? सर्कुलर पाथ में मूव करती है। किस पाथ में मूव करती है? सर्कुलर पाथ में मूव करती है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको घुमा रहे हो, सर्कुलर पाथ में घुमा रहे हो। बॉल का अपना कुछ मास है या नहीं है? बॉल का अपना मास है, स्मॉल एम मान लेता हूं। और जिस जो जो आपने पकड़ा हुआ है तो आपका भी तो अपना कुछ मास होगा, कैपिटल एम मान लेता हूं आपका अपना मास। ठीक है, तो आपके और बॉल के बीच क्या लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, क्योंकि न्यूटन ने ये कहा था कि ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट ऑन दिस यूनिवर्स, इस यूनिवर्स पर प्रत्येक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जब न्यूटन ने रिसर्च किया तो न्यूटन ने रिसर्च में ये पाया, अपनी खोज में ये पाया कि इस यूनिवर्स पर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, चाहे वो लिविंग बीइंग हैं या नॉन लिविंग बीइंग हैं, ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर, बट इन सम केसेज वी एक्सपीरियंस इट एंड इन सम केसेज वी डू नॉट एक्सपीरियंस इट। हम कुछ केसेज में इसको अनुभव कर पाते हैं और कुछ केसेज में अनुभव नहीं कर पाते। जैसे कि आपने देखा, जब किसी बॉल को आप ऊपर से रिलीज करते हो या अर्थ सरफेस से ऊपर फेंकते हो, थ्रो करते हो, तो वो बॉल जो है फाइनली अर्थ की तरफ आ जाती है अट्रैक्ट होकर के। जैसे कि आपने देखा कि एप्पल ट्री से एप्पल टूटा और नीचे आ गया, अर्थ की तरफ ही आया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि अर्थ जो है ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। लेकिन जैसे कि मून तो अर्थ पर आकर के नहीं गिर रहा है। ठीक है, तो फिर क्या हो रहा होगा वहां पर? देखिए बेटा, जब इस रस्सी से बांध करके इस बॉल को आपने घुमाया, तो इस बॉल को क्या मिल रहा होगा? देखिए, ये बॉल जो है कंटिन्यूअसली अपनी डायरेक्शन बदल रही है। यहाँ पर ये डायरेक्शन थी बॉल की, जब ये बॉल इस जगह आ जाएगी तो इस बॉल की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? स्पीड की ये हो जाएगी। जब ये बॉल इस जगह होगी तो बॉल का स्पीड का डायरेक्शन क्या होगा? ये होगा। और जब ये बॉल इस जगह होगी तो बॉल की स्पीड का डायरेक्शन क्या होगा? ये होगा। टेंजेंट जो ड्रॉ किया है मैंने, ये टेंजेंट होता है, स्पर्श रेखा जिसे आप कहते हो, मैथमेटिक्स में आप ड्रॉ करते हो टेंजेंट, ये टेंजेंशियली मूव करेगी। यदि हम अचानक इस रस्सी को छोड़ दें ना यहाँ पर, तो ये बॉल इस तरफ जाएगी। यहां से छोड़ देंगे तो ये बॉल इस तरीके से जाएगी। यहां छोड़ देंगे तो बॉल इस तरीके से ऊपर की तरफ जाएगी, यानी स्ट्रेट लाइन मोशन कर देगी यदि हमने रस्सी को छोड़ दिया तो। ठीक है, और लेकिन हमने रस्सी पकड़ा हुआ है तो यहाँ पर ऐसा कोई फोर्स जरूर यहाँ पर लग रहा है, जो फोर्स इस बॉल को किस पाथ में मूव कर रहा है? सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। और ये फोर्स कहलाता है बेटा एफसी। एफसी मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स। एफसी क्या होता है? ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। ये एफसी क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। एफसी, सी का मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं इसको। सेंट्रीपिटल का मतलब होता है सेंटर सीकिंग। सेंटर सीकिंग, जो सेंटर की तरफ लगता है, सेंटर सीकिंग फोर्स, यानी जिसका डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होता है। देखिए, इस सर्कुलर पाथ का सेंटर यहां होगा, तो इसका डायरेक्शन बॉल कहीं भी रहे, यहां रहे, यहां रहे, यहां रहे, यहां रहे, यहां रहे, यहां रहे, बॉल कहीं भी रहे, इसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो इसको एक्सपीरियंस हो रहा है वो हमेशा सेंटर की तरफ एक्सपीरियंस होगा, और इस वजह से ये बॉल जो है कंटिन्यूअसली सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। आप जानते हैं कि सर्कुलर मोशन में देखिए स्पीड में कोई चेंज नहीं आता है, स्पीड कांस्टेंट रहती है, लेकिन डायरेक्शन यहाँ पर कंटिन्यूअसली बदल रही है। इसलिए हम कहते हैं कि वेलोसिटी इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली। क्या कहते हैं बेटा? कि वेलोसिटी इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली। देयर इज नो चेंज इन स्पीड बिकॉज देयर इज नो चेंज इन मैग्नीट्यूड। राइट, स्पीड इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड, स्केलर क्वांटिटी। तो मैग्नीट्यूड में तो कुछ चेंज आ ही नहीं रहा है, तो स्पीड तो कांस्टेंट रहेगी, बट वेलोसिटी इज नॉट ए कांस्टेंट हियर इन सर्कुलर मोशन। व्हाई? बिकॉज यू सी द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली। यहां पर बॉल का डायरेक्शन लीनियर वेलोसिटी का ये था टेंजेंशियली, यहां पर ये हो गया, यहां पर ये हो गया, यहां पर ये हो गया। सो इफ देयर इज ए कंटिन्यूअस चेंज इन डायरेक्शन देन वी से दैट पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो जब डायरेक्शन में चेंज आता है, डायरेक्शन इन्वॉल्व है वहां पर, तो वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो ये इसका मतलब स्पीड तो कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बदल रही है। और जब वेलोसिटी बदल रही है, आप जानते हो, तो एक्सिलरेशन इसको मिलेगा। क्या मिलेगा? एक्सिलरेशन मिलेगा। और वो एक्सिलरेशन किस तरफ लगेगा? सेंटर की तरफ लगेगा। इसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन। सी का मतलब सेंट्रीपिटल
और ए का मतलब एक्सिलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन ये कहाँ लगेगा, सेंटर की तरफ लगेगा। ठीक है, जिस डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स है उसी डायरेक्शन में तो सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन होगा। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा बेटा कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स आखिर में आया कहाँ से, ये सेंट्रीपिटल फोर्स आखिर में आया कहाँ से। तो इसको समझने के लिए इसके बारे में न्यूटन ने कहा कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है या जो सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन है, ये कौन प्रोवाइड कर रहा है, इस बॉल और व्यक्ति के बीच में लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, और कौन सा अट्रैक्टिव फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि न्यूटन ने यह कहा था कि ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट ऑन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। प्रत्येक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और एक दूसरे पर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगाते हैं। यह बॉल इस व्यक्ति पर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगा रही है और ये व्यक्ति इस बॉल पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ध्यान रखिए, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हमेशा केवल और केवल अट्रैक्टिव नेचर का होता है, ये रिपल्सिव नेचर का नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, force of gravitation, force of gravitation provides, force of gravitation provides centripetal acceleration। क्या प्रोवाइड करता है, centripetal acceleration to the ball, to the ball to move in a circular path, in a circular path। ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है, जिसको आप एफ जी लिख सकते हो, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, जी का मतलब ग्रेविटेशन। तो ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है ये क्या प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन प्रोवाइड करता है। किसके लिए, बॉल के लिए। किस पाथ में मूव करने के लिए, सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए। अब आप कहेंगे कि सर ये केवल और केवल सर्कुलर पाथ में ही क्यों मूव कर रही है, हमने रस्सी से पकड़ा हुआ है या इसलिए क्या। बेटा देखिए, जैसे ही आप अपने हाथ से फोर्स लगाना बंद करोगे तुरंत ये बॉल जो है आपके सिर पर आके लगेगी, जहां सेंटर है ना वहां पर आएगी, क्योंकि इसको ये फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। और यदि आप इस रस्सी को छोड़ देंगे, इस जगह रिलीज कर देंगे, तो ये बॉल इस तरीके से स्ट्रेट लाइन मोशन में जाएगी। जब बॉल यहां पर है, यदि यहां पर रस्सी को छोड़ दोगे तो बॉल इस तरीके से जाएगी। ठीक है, तो यहां पर जो सर्कुलर मोशन इसको मिल रहा है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, इसको सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन इसको प्रोवाइड हो रहा है, तो यहां पर ये कंडीशन मेंटेन होती है बेटा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज इक्वल टू फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन किसके बराबर है, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है, इसलिए सर्कुलर मोशन में है। ठीक है, और जैसे ही ये कंडीशन डिस्टर्ब होगी तो ये सर्कुलर मोशन नहीं रह पाएगी, ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन प्रोवाइड कर रहा है। और ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ध्यान रखिएगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, या जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी कह सकते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहो या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहो या न्यूटन्स फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहो या ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कुछ भी कह सकते हो। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज ऑफ अट्रैक्टिव नेचर ओनली, केवल और केवल किस नेचर का होता है, अट्रैक्टिव नेचर का होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अट्रैक्टिव नेचर का होता है कौन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो यही फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है इस बॉल को क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन। जैसे बॉल को कौन प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। वैसे ही तो बेटा ये सन और इसके प्लैनेट के बीच भी तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लग रहा होगा ना, है या नहीं, ये भी तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो अब यहाँ पर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो किस इन ये जो प्लैनेट्स हैं इनको क्या प्रोवाइड कर रहा है, इन प्लैनेट्स को सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। इस मून मरकरी को, वेनस को, अर्थ को क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे कि मून को सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, अर्थ प्रोवाइड कर रही है। अर्थ और मून के बीच लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मून को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए मून जो है अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। और ये कंडीशन मेंटेन है, और ये कंडीशन जब तक मेंटेन है तब तक ये इक्विलिब्रियम सिस्टम मेंटेन होगा। ठीक है या नहीं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द रिवोल्यूशन ऑफ एनी प्लैनेट अराउंड सन। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए, तो force that causes this acceleration keeps the body moving along the circular path is acting towards the center। ये बात आपको समझ में आई गई। चलिए
आगे हम बात करेंगे अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, ये भी बात मैंने आपको बता दी है। ठीक है, मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ किसकी वजह से है, मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ किसकी वजह से है, बताइए। बिल्कुल सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से है। मोशन ऑफ द मून अराउंड अर्थ किसकी वजह से है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से है। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है मून को, इट इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून। अर्थ और मून के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मून को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, और उस वजह से ये मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। ठीक है, जब कोई एप्पल, जब पेड़ से नीचे एप्पल गिरा, अभी हमने जो एक्टिविटी ली थी ये पेड़, अब यहाँ पर जो आपको बात समझ में आई है वो यहाँ भी लागू होगा कि जब ये एप्पल जो है अर्थ की तरफ क्यों अट्रैक्ट हुआ, अर्थ की तरफ क्यों जा रहा है, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है इस तरफ। क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है। और ग्रेविटी, ग्रेविटी मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है किसके द्वारा, अर्थ के द्वारा। किस पर, एप्पल पर। ठीक है, इस वजह से ये एप्पल नीचे जा रहा है। ठीक है, अब जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो क्या कहता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएगा। मान लीजिए ये जो अर्थ है, अर्थ इस एप्पल पर फोर्स लगा रही है, अर्थ जो है एप्पल पर फोर्स लगा रही है, तो एप्पल भी तो अर्थ पर फोर्स लगा रहा होगा ना, है या नहीं भाई। अर्थ एप्पल को नीचे की तरफ लाना चाहती है तो एप्पल अर्थ को अपनी तरफ लाना चाहेगा, यानी एप्पल अर्थ को ऊपर की तरफ यानी अपनी तरफ ले जाने का प्रयास करेगा। तो यहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ रिएक्शन एंड एक्शन एंड रिएक्शन, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन वो यहाँ पर लागू होता है। जो एप्पल है वो अर्थ जो है एप्पल को अट्रैक्ट कर लेती है, लेकिन एप्पल अर्थ को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। अर्थ उठ करके जो है एप्पल के पास नहीं जा रही है, एप्पल अर्थ के पास आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर किसका रोल है बेटा, क्योंकि यहाँ पर हम ये कहेंगे कि जो एक्सिलरेशन है वो जो मास होता है ऑब्जेक्ट का उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ से क्या बात निकल के आई कि जो मास है इस एप्पल का जो मास है वो इसके एक्सिलरेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, देखिए जो अर्थ इस पर एक्सिलरेशन यानी जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इस पर लगा रही है बहुत ज्यादा लगा रही है, तो ये ज्यादा एक्सिलरेशन से 9.8 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक है, तो जब एक्सिलरेशन ज्यादा है तो मास कम है, सॉरी मास कम है तो एक्सिलरेशन ज्यादा होगा या नहीं होगा भाई। मास और एक्सिलरेशन में इनवर्स रिलेशन होता है। कहां से हमें पता चलता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमें यह पता चलता है कि देयर इज ए इनवर्स रिलेशन बिटवीन मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एक्सिलरेशन। अब जो एप्पल का मास है यहाँ पर, ये मास क्या है, नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू अर्थ। यदि अर्थ की तुलना में हम देखें तो एप्पल का मास क्या है, नेग्लिजिबल है। इसलिए बेटा जो अर्थ है वो एप्पल की तरफ नहीं जा रही है, एप्पल अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, और यही बात मैंने आपको सोलर सिस्टम के बारे में बताई। सोलर सिस्टम के बारे में भी मैंने यही बात बताई कि सन के चारों तरफ उसके प्लानेट है चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लानेट और सन के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है। वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इनको क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, और उस वजह से ये चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। तो इतने सारे मैंने आपको एग्जाम्पल दिए। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी कि क्यों सोलर सिस्टम में सन के चारों तरफ उसके प्लैनेट्स चक्कर लगा रहे हैं, क्यों मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, क्यों जब किसी ऑब्जेक्ट को हम एक हाइट से रिलीज करते हैं तो वो हमेशा अर्थ की तरफ ही क्यों आता है, एप्पल ट्री से एप्पल टूट करके अर्थ की तरफ ही क्यों आया, अर्थ एप्पल की तरफ क्यों नहीं चला गया। ठीक है, ये सारी बातों, ये सारे प्रश्नों का आंसर आपको उम्मीद है मिल गया होगा, डेफिनेटली मिल गया होगा। अब देखिए, जब इतनी बातें हमें पता लग गई कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, सर आइजैक न्यूटन ने ये बात बता दी, तो ये सर आइजैक न्यूटन ने अपने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आखिर में कहा क्या था, व्हाट इज द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन विच वाज गिवन बाय सर आइजैक न्यूटन। तो देखिए क्या कहा था उन्होंने। हम बात करेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने दिया था,
सर आइजैक न्यूटन ने। किसने दिया था बेटा? सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, थोड़ा सा इनके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि कौन थे। थोड़ा सा जानकारी लेना जरूरी है कि सर आइजैक न्यूटन कौन थे। तो देखिए, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से ही हम देख लेते हैं सीधे। सर आइजैक न्यूटन, ये थे बेटा सर आइजैक न्यूटन। फोटो आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है, आइजैक न्यूटन वाज बोर्न इन वोल्सथॉर्प नियर ग्रंथम, इंग्लैंड। इंग्लैंड में जन्म हुआ था इनका 1642 में। He is generally regarded as the most original and influential theorist in the history of science. ये साइंस के क्षेत्र में, साइंस के फील्ड में इनको जनरली बहुत ही ज़्यादा वास्तविक प्रभाव, थियोरिटिकल रिसर्च इन्होंने किया था। और उस जो रिसर्च इन्होंने किया वो एक तरह से ओरिजिनल रिसर्च माना जाता है। कि हाँ देखिए, जैसे जो लॉ ऑफ मोशन दिए, लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन्होंने दिया। ठीक है, तो ये अब हमें ऐसा लगता है आज की डेट में कि यदि लॉ ऑफ मोशन हमारे पास नहीं होते, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नहीं होता, तो हम बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। ठीक है, देखिए आगे। ही वॉज बॉर्न इन ए पुअर फार्मिंग फैमिली। बहुत ही गरीब किसान परिवार में इनका जन्म हुआ था। तो यहाँ से ये पता चलता है कि जो है, यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो उसमें जो आपकी पुअरनेस है वो आड़े नहीं आ सकती। इफ यू आर हैविंग ए विश यू कैन डू एवरीथिंग। आगे देखिए, वट ही वॉज नॉट गुड एट फार्मिंग, लेकिन वो खेती में उतने अच्छे नहीं थे। ही वॉज सेंट टू स्टडी एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए इन 1661। इन 1665, जैसे अभी कोरोना चल रहा है ना बेटा, जैसे अभी कोरोना चल रहा है, ठीक है, 1665 में एक प्लेग ब्रेक हुआ। और प्लेग के कारण, प्लेग जो महामारी थी, पेंडेमिक, ठीक है, फैल गई। और जो जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे उनको बंद कर दिया गया। कैम्ब्रिज भी बंद हो गया। सो न्यूटन टुक ए ईयर ऑफ। 1 साल तक मतलब कुछ भी नहीं हुआ, स्कूल कॉलेज सब बंद रहे। इट वॉज ड्यूरिंग दिस ईयर दैट द इंसिडेंट ऑफ द एप्पल फॉलिंग ऑन हिम इज सेड टू हैव अकर्ड। और उसी 1 साल के दौरान ये घटना हुई थी। सर आइजैक न्यूटन एप्पल ट्री के नीचे बैठे हुए थे, एप्पल अचानक नीचे आके गिरा और फिर उन्होंने अपना रिसर्च वर्क स्टार्ट किया। तो देखिए, इससे भयानक पेंडेमिक था उस समय, फिर भी सर आइजैक न्यूटन ने जो है पॉजिटिवली उस वक्त का यूज किया। और उन्होंने सोचा, जब एप्पल ट्री से एप्पल नीचे आकर के गिरा तो उन्होंने सोचना शुरू किया कि एप्पल क्यों नीचे आया। और फिर फाइनली दिस इंसिडेंट प्रॉम्प्ट न्यूटन टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ कनेक्टिंग ग्रेविटी विद द फोर्स। और फाइनली उन्होंने ग्रेविटी को फोर्स के साथ कनेक्ट किया, और जिस वजह से मून जो है अर्थ के चारों तरफ अपना चक्कर लगा रहा है। ऑर्बिट, अपने अपने ऑर्बिट में जितने भी प्लानेट हैं सन के चारों तरफ अपने अपने ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं। और इस तरीके से दिस लेड हिम टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और उन्होंने क्या दिया? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया। ठीक है, इट इज रिमार्केबल दैट मेनी ग्रेट साइंटिस्ट बिफोर हिम न्यू ऑफ ग्रेविटी बट फेल टू रियलाइज इट। ये बिल्कुल यहाँ पर बात करनी होगी कि इनसे पहले, सर आइजैक न्यूटन से पहले बहुत सारे वैज्ञानिक ग्रेविटी के बारे में जानते थे, लेकिन इसको उन्होंने, किसी भी वैज्ञानिक ने इसको फील नहीं किया। फील किसने किया? ग्रेविटी को फील किया सर आइजैक न्यूटन ने। न्यूटन फॉर्मुलेटेड द वेल नोन लॉज ऑफ मोशन। आप जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इन लॉ ऑफ इनर्सिया, सेकंड इज लॉ ऑफ मोमेंटम, थर्ड इज लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। ये किसने दिया? न्यूटन ने ही दिया था। ही वर्कड ऑन थ्योरीज ऑफ लाइट एंड कलर। इन्होंने डिस्पर्सन के बारे में भी अपना रिसर्च किया था। रिफ्रैक्शन के बारे में, प्रिज्म के ऊपर उन्होंने व्हाइट लाइट गिराई थी और फिर वो व्हाइट लाइट जो है 7 कलर्स में बट रही थी। फिर उन्होंने एक उल्टा प्रिज्म उस प्रिज्म के आगे रख दिया, तो जो 7 कलर से इकट्ठा होकर के फिर व्हाइट लाइट दे रहे थे। तो थ्योरीज ऑफ लाइट यानी लाइट के फील्ड में भी इन्होंने काम किया है। ही डिजाइंड एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। देखिए, न्यूटोनियन टेलीस्कोप बनाया था इन्होंने, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बनाया था, ठीक है, टू कैरी आउट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस। न्यूटन वाज आल्सो ए ग्रेट मैथमेटिशियन। न केवल ये फिजिसिस्ट थे, ये मैथमेटिशियन भी थे। ही इन्वेंटेड ए न्यू ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कॉल्ड कैलकुलस। कैलकुलस इन्होंने ही दिया था बेटा, ठीक है, जिसमें हम पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन,
इन सब की बात करते हैं, आप आगे की क्लासेज में पढ़ोगे। He used it to prove that for object outside a sphere of uniform density, the sphere behaves as if the whole of its mass is concentrated at its center. ठीक है, डेंसिटी के बारे में इन्होंने बात की थी। न्यूटन ट्रांसफॉर्म्ड द स्ट्रक्चर ऑफ फिजिकल साइंस विद हिज 3 लॉज ऑफ मोशन एंड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जब इन्होंने लॉ ऑफ मोशन दिए और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया, तो इससे जो फिजिकल साइंस है, फिजिक्स है, उसका रूप ही बदल दिया इन्होंने। एज द की स्टोन ऑफ द साइंटिफिक रिवोल्यूशन ऑफ द 17th सेंचुरी, ये 17वीं शताब्दी का साइंटिफिक रिवोल्यूशन कहा गया, ठीक है, वैज्ञानिक रिवोल्यूशन कहा गया। ठीक है, न्यूटन्स वर्क कंबाइंड द कंट्रीब्यूशन, न्यूटन ने अपने वर्क में किस किस का कंट्रीब्यूशन लिया। कॉपरनिकस नाम के वैज्ञानिक थे, उनका रिसर्च उन्होंने यूज किया था। केपलर नाम के वैज्ञानिक का रिसर्च, गैलीलियो का रिसर्च उन्होंने यूज किया था। ठीक है, एंड अदर्स इनटू ए न्यू पावरफुल सिंथेसिस, और उनके रिसर्च का यूज करके उन्होंने एक नया पावरफुल जो है रिसर्च दिया। इट इज रिमार्केबल दैट though the gravitational theory could not be verified at that time, यद्यपि उस समय ये ग्रेविटेशनल थ्योरी को वेरीफाई नहीं किया गया था, देयर वॉज हार्डली एनी डाउट अबाउट इट्स करेक्टनेस, लेकिन फिर भी इसके करेक्टनेस के बारे में बहुत ही कम संदेह था। दिस इज बिकॉज न्यूटन बेस्ड हिज थ्योरी ऑन साउंड साइंटिफिक रीजनिंग एंड बैक्ड इट विद मैथमेटिक्स, क्योंकि सबको पता था कि न्यूटन ने जो रिसर्च किया है वो बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक है, रीजनिंग पर बेस्ड है, और मैथमेटिक्स का बहुत अच्छे से इन्होंने इसमें यूज किया है। दिस मेड द थ्योरी सिंपल एंड एलिजेंट। दीज क्वालिटीज आर नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ ए गुड साइंटिफिक थ्योरी। तो ये थे सर आइजैक न्यूटन। बेटा आपको कुछ समझ में आया होगा सर आइजैक न्यूटन के बारे में। कितने बड़े घर से नहीं थे, बिल्कुल एक पुअर फार्मिंग फैमिली से थे, और उन्होंने क्या करके दिखा दिया, ये आपके सामने मैंने रखा। चलिए अब हम आगे बात करेंगे। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की हम बात कर रहे थे। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में न्यूटन ने क्या कहा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में न्यूटन ने क्या कहा, इसकी बात हम करेंगे। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहो या फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहो, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, पहले लिख लेते हैं ये क्या होता है। अकॉर्डिंग टू this law, according to this law, every object in the universe every object in the universe attracts every other object, समझते चलिएगा। every object in the universe attracts every other object with a force, एक फोर्स के साथ उस अट्रैक्ट करते हैं, with a force which is directly proportional अभी समझाऊंगा बेटा मैं, which is directly proportional to the product मतलब मल्टीप्लिकेशन, which is directly proportional to the product of their masses, यानी ऑब्जेक्ट का जो मास है उनका प्रोडक्ट, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the square of distance between them, square of distance between them, ठीक है। द डायरेक्शन, और जो फोर्स का डायरेक्शन होगा
द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बीइंग किस तरफ होता है, along the line joining, अभी समझाऊंगा, अब along the line joining the masses, ये कहा था सर आइजैक न्यूटन ने अपने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। अब इसको समझते हैं। इसे समझने के लिए दो ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं। इसे समझने के लिए बेटा दो ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं। एक ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास मान लीजिए स्मॉल m1 है। एक ये दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास मान लीजिए स्मॉल m2 है। ठीक है, चलिए इनके सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस हम ले रहे हैं, मान लेते हैं स्मॉल d है। दोनों ऑब्जेक्ट्स के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल d है। ठीक है, we have considered two objects of masses m1 and m2 separated by a distance small d. ठीक है, now according to the law of gravitation, the force of gravitation between these two objects, जो force of attraction होगा इन दोनों objects के बीच, न्यूटन ने कहा था कि each and every object in this universe attract each other, तो इनके बीच क्या लगेगा, force of gravitation लगेगा। so यहाँ लिखेंगे according to law of gravitation, according to law of gravitation, law of gravitation क्या कहता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन F is directly proportional to m1 into m2। मतलब क्या है, m1 है मास फर्स्ट ऑब्जेक्ट का, m2 मास है सेकंड ऑब्जेक्ट का, और दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया, m1 m2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। यही तो लिखा है, देखिए जरा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट every other object with a force which is directly proportional to the product of their masses। हो गया, ये हमने लिख दिया, and inversely proportional to square of distance between them। और क्या होता है, and inversely proportional to square of distance between them। ये दो बातें सर आइजैक न्यूटन ने अपने रिसर्च में बोली। सर आइजैक न्यूटन ने ये दो बातें बोली थी बेटा अपने रिसर्च में। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात यहाँ तक तो समझ में आई होगी। चलिए आगे बात करते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, जरा ये देख लीजिए। देखिए ये रिलेशन ये कहता है कि यदि दोनों ऑब्जेक्ट के मास का प्रोडक्ट इंक्रीज होगा तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इंक्रीज हो जाएगा। यानी ये दोनों ऑब्जेक्ट जितने ज्यादा हैवी ऑब्जेक्ट होंगे, इनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी उतना ही ज्यादा होगा। यदि ये दोनों ऑब्जेक्ट जितने ज्यादा लाइट ऑब्जेक्ट होंगे, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इनके बीच जो लगेगा वो उतना ही लेस होगा, उतना ही वीक होगा। अब मान लीजिए इसमें से m1 मास ज्यादा है, ये मान लीजिए अर्थ है, और ये मान लीजिए आप या हम में से कोई है, ये कोई व्यक्ति है और ये अर्थ है। ठीक है, या जैसे आपने एप्पल वाला एग्जाम्पल लिया, एप्पल के पेड़ पर, ये एप्पल का पेड़ था, ये जो न्यूटन ने कहा था कि एप्पल के पेड़ में ये एप्पल लगे हुए हैं। ठीक है, ये एप्पल लगे हुए हैं, और जब अचानक इस अर्थ सरफेस पर ये एप्पल इससे टूट करके नीचे आता है, तो देखिए यहाँ पर जो एप्पल का मास है ये तो काफी कम है, और जो अर्थ जो एप्पल को अट्रैक्ट कर रही है, अर्थ का मास बहुत ज्यादा है। तो डेफिनेटली जिसका मास ज्यादा होगा, लाइटर ऑब्जेक्ट हेवियर ऑब्जेक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। जो हेवियर ऑब्जेक्ट है, जो भारी ऑब्जेक्ट है, वो हल्के ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, किसके कारण, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण। तो देखिए यदि मास ज्यादा होगा, दोनों में से किसी एक का ज्यादा हो या दोनों का ज्यादा हो, जितना ज्यादा मास होगा उतना ही फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगा। तो मास इंक्रीज होने से फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इंक्रीज होगा, मास डिक्रीज होने से फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन डिक्रीज होगा। इसे हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी
जैसा चेंज m1 इंटू m2 में आएगा वैसा की वैसा चेंज f में आ जाएगा। आपको उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। जैसा चेंज वेदर द प्रोडक्ट ऑफ मासेज m1 m2 इज डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग इट डजेंट मैटर, द सेम चेंज विल अपीयर इन द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। जैसा चेंज m1 इंटू m2 में आएगा सेम चेंज किस में आ जाएगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन में आ जाएगा। इसे कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। ठीक है, चलिए तो यहां से एक कंक्लूजन हमें समझ में आ गया कि यदि दोनों हेवियर ऑब्जेक्ट होंगे तो दोनों के बीच फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ज्यादा होगा, दोनों लाइटर ऑब्जेक्ट हैं तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। दोनों में से जो ऑब्जेक्ट ज्यादा हैवी होगा, ठीक है, जिसका मास ज्यादा होगा, वो लाइटर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ ज्यादा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन से अट्रैक्ट करेगा। दूसरी बात न्यूटन ने बताई थी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। भाई सीधी सी बात है, ये ऑब्जेक्ट जितने ज्यादा दूर होंगे एक दूसरे से, इनके बीच लगने वाला जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है उतना ही कम हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन के केस में क्या कहा था, फर्स्ट इक्वेशन के केस में कहा था, यहाँ पर समझा देता हूं मैं आपको। फर्स्ट इक्वेशन में कहा था कि इफ m1 m2 इंक्रीजेज, यदि m1 m2 इंक्रीज होता है तो f इंक्रीज हो रहा था, f इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, f इंक्रीज हो रहा था। यदि m1 m2 डिक्रीज होता है तो f डिक्रीज हो रहा था। वैसे ही यहाँ पर यदि d को आप इंक्रीज करोगे, यदि d को आप देखिए इंक्रीज करोगे बढ़ाओगे, d को बढ़ाओगे, यानी दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस को ज्यादा करोगे तो डेफिनेटली दोनों ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यदि d इंक्रीज होगा तो f डिक्रीज हो जाएगा, f क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और यदि if d डिक्रीजेज, यदि d डिक्रीज होगा, d डिक्रीज होने का मतलब क्या हुआ, ये जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं यदि ये दूर जाने के बजाय इनको पास में लाया जाए, ये जितने ज्यादा पास होंगे f इनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन उतना ही ज्यादा होगा, f इंक्रीज हो जाएगा। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, तो जब इसके बढ़ने से ये कम हो रहा है और इसके कम होने से ये बढ़ रहा है तो ऐसा रिलेशन क्या कहलाएगा, इनवर्स रिलेशन कहलाएगा। तो ये आपको इनवर्स रिलेशन की बात भी यहाँ पर समझ में आ गई होगी। अब देखिए आगे मैथमेटिक्स करते हैं। अब कंबाइन कर लेते हैं। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2 वी हैव, क्या लिखा जाएगा, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, ये लिखा जाएगा। f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, इन दोनों को कंबाइन कर लिया। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटा देते हैं, इक्वल आएगा और एक कांस्टेंट आता है। ठीक है, एक इक्वल आएगा और क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। इस कांस्टेंट को कैपिटल G लिख देते हैं, m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला आ गया जो कि न्यूटन ने दिया था। अब इसके अंदर कैपिटल G क्या है, वेयर कैपिटल G इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, यानी ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटाया था तो ये कांस्टेंट आया था। सो इट इज नॉन एज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसका नाम क्या है, नॉन एज, क्या किस नाम से जाना जाता है, नॉन एज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, नॉन एज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, या फिर इसको हम और यूनिवर्सल कांस्टेंट के नाम से भी इसको हम जानते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट भी कहते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि व्हाई दिस कैपिटल G ऑल्सो रेफर्ड एज यूनिवर्सल कांस्टेंट, इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट क्यों कहते हैं। G इज ए यूनिवर्सल कांस्टेंट because its value remains same everywhere in the यूनिवर्स में प्रत्येक जगह इसकी वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है, वैसे G की वैल्यू है क्या, G की वैल्यू क्या होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये इसकी कैपिटल जी की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। और इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट क्यों कहा जाता है, मैंने आपको बता दिया कि यूनिवर्स में सभी जगह इसका वैल्यू सेम होता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए ये, अब आप सोचेंगे कि सर ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर कैसे आ गया, ये यूनिट कैसे आया, तो चलिए देख लेते हैं ये यूनिट कैसे आया। यूनिट कैसे आया देखिए, यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, कैपिटल जी। देखिए फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हमने लिखा G m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। यहाँ से आप कैपिटल जी निकालिए बेटा, इसको इधर ले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये आ जाएगा अपॉन m1 m2। ठीक है, अब देखिए फोर्स F क्या है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और डी क्या है, डिस्टेंस किस में मेजर की जाती है, मीटर में, और ये स्क्वायर है इसलिए मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब ये m1 क्या है, मास है, और मास किस में मेजर किया जाता है, किलोग्राम में। m2 भी क्या है, मास है, तो इसको भी किस में मेजर करेंगे, किलोग्राम में। तो बेटा देखना जरा क्या आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और नीचे क्या आया, किलोग्राम स्क्वायर, ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, पर किलोग्राम स्क्वायर। ये इसका यूनिट हो गया, किसका, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट हो गया। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट हो गया। अब देखो इसको एक दूसरे तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को। देखिए दूसरी डेफिनेशन में बता देता हूँ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट may also be defined as, कैसे डिफाइन किया जाएगा, as the force of gravitation, as the force of gravitation, as the force of gravitation existing, जो एग्जिस्ट करता है किसके बीच, existing between two unit masses, separated by unit distance। मतलब क्या है, समझिए, देखिए कोई बात नहीं, समझिए। ये एक ऑब्जेक्ट था, ये एक ऑब्जेक्ट था, इसका मास m1, इसका मास m2, इन दोनों के बीच डिस्टेंस हमने लिया था d। क्या लिया था, d। यदि मैं कहता हूं कि m1 इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, m2 इज इक्वल टू 1 किलोग्राम और d इज इक्वल टू 1 मीटर, यदि कहता हूं कि दोनों ऑब्जेक्ट के मास यूनिट मास है, यूनिट का मतलब 1, ठीक है, यूनिट मासेज है, 1 वैल्यू है, 1 किलोग्राम इसकी वैल्यू है, 1 किलोग्राम इसकी वैल्यू है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है, तो इन दोनों के बीच लगने वाला जो फोर्स होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, वो किसके बराबर हो जाएगा, देयरफॉर F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। इस फॉर्मूले का यूज करो तो F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, G m1 m2 की जगह 1, m1 m2 की जगह भी 1, d की जगह भी 1 होल स्क्वायर, तो क्या आ गया, F इज इक्वल टू जी आ गया, F इज इक्वल टू जी आ गया। यानी जब दोनों ऑब्जेक्ट का मास यूनिट वैल्यू है, 1 है, यूनिटी है, यूनिट मासेज यदि 1 मीटर डिस्टेंस से सेपरेट कर दिए जाएं तो उनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन उसके ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बराबर होगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बराबर होगा। ये बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी, ठीक है। और जी की न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने आपको बताई थी, जी की ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने आपको बताई थी बेटा, ये किस वैज्ञानिक ने दी थी, ये भी आप जरा नोट करके रख लीजिए। ये जो जी की वैल्यू मैंने बताई है, ये जो जी की वैल्यू मैंने बताई है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, इसके बारे में ये वैल्यू किसने कैलकुलेट की थी, नाम लिख लीजिएगा, सर हेनरी कैवेंडिस। कौन थे, सर हेनरी कैवेंडिस, इन्होंने ये वैल्यू दी थी।
और ये बात है 1798 की, बहुत पहले की बात है बेटा, ठीक है, 1798 की बात है। चलिए ठीक है, ये बात भी आप आवश्यक रूप से ध्यान रखिएगा। चलिए अभी हमारा डिस्कशन कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी तक हमने केवल स्टेटमेंट जान लिया है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, जिसे हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से भी जानते हैं। ये इसका स्टेटमेंट है बेटा। स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट है, और इसका फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको। आगे हम जानेंगे कि ये किन किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है, और उन पैरामीटर्स को चेंज करने से इसमें क्या चेंज आएगा। इसके अलावा हम इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में भी जानेंगे, और उसके बाद में एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास एंड वेट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ठीक है, वीडियो को बार बार देखिए, अपने नोट्स बनाइए, प्रॉपरली नोट्स बनाइए। समझना आपको बार बार है, समझते हुए आपको चलना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।